दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वाईटी होम ट्यूशन में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई को जो है इसका जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम होने जा रहा है। जब पहले 18 अप्रैल को था और इसको पोस्टपोन करके 9 मई कर दिया गया है। तो अभी डेट क्लियर हो चुकी है, 9 मई को इसका एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अपने चैनल के माध्यम से पहली दफ़ा जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आया हूँ, जो कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, फलों की मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या होती है? मीठापन होता है, जो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो फ्रक्टोज एक क्या है? मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। मोनोसैकेराइड शर्करा होती है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है फ्रक्टोज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। यहाँ पर सी नंबर आंसर सही है इसका। घेंगा रोग को हम गलगंड रोग भी कहते हैं और इंग्लिश में ग्वाइटर भी बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो जी हाँ, टार्टरिक अम्ल विद्यमान रहता है इन तीनों में, अंगूर हो, इमली या केला। केला में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन सी पाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो साइंस और मैथ वाले बच्चे होंगे उनसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। और अंगूर, इमली में तो आप लोग जानते हैं कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, हीमोफीलिया, रंजकहीनता और वर्णांता, ये तीनों क्या है? अनुवांशिक रोगों के लक्षण हैं, अनुवांशिक रोग हैं। और रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, अतः इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B12 ये प्रति अरक्तता कारक होता है। B12 का जो वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालमिन होता है। विटामिन सी जिससे स्कर्वी होता है, इसका नाम होता है वैज्ञानिक एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका मिलान भी सही है, प्रति स्कर्वी कारक लिखा हुआ है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और इसमें लिखा हुआ है बंधता रोधी कारक। तो ये यहाँ पर गलत है, बंधता रोधी कारक होता है विटामिन ई की कमी से होता है बंधता कारक, जिसे बांझपन भी कहते हैं या नपुंसकता भी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के से होता है प्रतिस्रावी कारक, यानी कि विटामिन के रक्त के थक्का जमने में और बहने में सहायक होता है। तो विटामिन के जो है यहाँ पर प्रति रक्त स्रावी कारक हो गया, यानी कि रक्त को बहने से रोकता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि जब हम प्राकृतिक आवास को ही ख़त्म कर देंगे तो जैव विविधता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो कि सातवां क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, जो कि नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित हुए गोलमेज सम्मेलन में किसमें गांधी जी ने उपस्थित हुए थे, यानी गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे वाले में गांधी जी ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में, जब इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। तो अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, इसका आपको नाम बताना है। इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ पर बी नंबर इसका आंसर सही है। और एक बात बता दें, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। इतना और बता दे रहे हैं हम, तो ये याद रखने वाले पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, जो कि स्थानीय स्वशासन 1882 में
रिपन साहब लेकर आए थे इंडिया में। इनको स्थानीय सुशासन का पिता भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं क्योंकि जूनियर का पेपर है और ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होने जा रहा है। दूसरी बार इसकी भर्ती आई है यूपी में अभी तक, जहाँ तक मेरे ख्याल में है। यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, बिल्कुल जी हाँ, रिपोर्ट से संबंधित है। MK गांधी चंपारण आंदोलन, बिल्कुल सही है, 1917 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से, बिल्कुल सही है, 1939 में गठन किया था। और MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तो ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, 1906 में करी थी ढाका में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको बताना है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि C नंबर इसका आंसर सही है। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। और किसने करी थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है। और पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो जो दक्षिण की गंगा अगर लग जाता है तो वहाँ पर आंसर हो जाता है कावेरी, यानी कि A नंबर। और अगर दक्षिण गंगा कह दिया, दक्षिणी गंगा कह देता है तो वहाँ पर आंसर हो जाता है C नंबर, यानी गोदावरी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी लोग गलत भी कराते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14वां है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है किस राज्य से। ये आपको बताना है। तो सब कोई जानता है कि सोयाबीन हो या सूरजमुखी हो, मध्य प्रदेश नंबर 1 है अभी तक सोयाबीन उत्पादन में, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला क्वेश्चन है 15वां, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो सफ़ेद क्रांति को आपको बताना है कि संबंध किससे। देखिए ऑप्शन है अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूँ उत्पादन और मछली उत्पादन। तो हम बता दें आपको कि दुग्ध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से, यानी इसको ऑपरेशन फ्लड भी नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, ऑपरेशन फ्लड। और बता दें अंडा उत्पादन की क्रांति है, इसको कहते हैं रजत क्रांति। क्या कहते हैं, रजत क्रांति इसको हम कहते हैं। और जो गेहूं उत्पादन की क्रांति है उसे कहते हैं हरित क्रांति। और मछली उत्पादन की क्रांति जो है उसे कहते हैं मत्स्य क्रांति, यानी नीली क्रांति। ठीक है, सॉरी, नीली क्रांति कहते हैं मछली उत्पादन को, नीली क्रांति, क्योंकि ये जल में पाई जाती है इसलिए नीली होती है। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कपास, गन्ना, आलू और जेट्रोफा। तो बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा, C नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर जो 17वां है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध, और ये 70 के दशक में चालू किया गया था। बहुगुणा जोशी ने इसका आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा पारित किया गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपको बताना है 1965 है, 1970, 1975 और 1972। तो इसका आंसर है C नंबर, यानी कि 1972। क्वेश्चन नंबर 19वां है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादन, वन उत्पादन, सौर सेल, नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सौर सेल, D नंबर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सौर सेल से कोई भी पर्यावरण को खतरा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर का पठार। तो हम आपको बता दें जहाँ पर ज़्यादा विविधता होती है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अतः इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाती हैं, जो कि साइलेंट वैली केरल में स्थित है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता अपने इंडिया में पाई जाती है, ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है 22वां, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किस कारण। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन है इसका B नंबर सही है। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो वाहनों से निकलती है, लेकिन ये
ग्रीन हाउस प्रभाव में असर नहीं डालती, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी गर्म वातावरण का निर्माण नहीं करती है, और जो CO2 होती है वो गर्म वायुमंडल का निर्माण कर देती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है 30वां, भारतीय संवैधानिक किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? तो राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख किस सूची में आपको बताना है। दूसरी ऑप्शन है ए नंबर दूसरा, बी नंबर है चतुर्थ, सी नंबर है प्रथम और डी नंबर है आठवीं। तो भारत किस अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है? तो पहली अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। 11वीं और 12वीं अनुसूची ये आपको याद रख लेना है। देखिए 11वीं अनुसूची है जो वो है पंचायती राज से संबंधित, जो कि अभी चुनाव ही चल रहे हैं, तो 11वीं अनुसूची के तहत ही ये चुनाव होते हैं। और जो 12वीं अनुसूची है वो है नगर पालिका से संबंधित, ये आपको याद रखना है, ये जरूर पूछने वाला। तो इसका 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए, यह एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है यह एक नैतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी है यह एक विधिक अधिकार है। और ऑप्शन नंबर डी यह एक सामाजिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर की, यह एक नैतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 40 आता है भाग 4, संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में आता है ये, जो कि ये कहता है कि राज्य पंचायतों का गठन अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो 27 का आंसर होगा सी नंबर, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध संघ राज्य संबंध से नहीं है। सरकारी आयोग का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है, राजमन्नार समिति का भी है, और पुंछी आयोग का संबंध भी संघ राज्य क्षेत्र से है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का अंत किया। और कब किया? तो 1 जनवरी 2015 को, जब नीति आयोग बन चुका था, तब यहाँ पर योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है 2006, बी नंबर है 2007, सी नंबर 2008 और डी नंबर 2011। तो याद रख लेना है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में, अतः इसका आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है ये बताना है। ए नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी नंबर है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद आपको रखना है कि अपने भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 31, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो ये आपको बताना है कि किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है। ऑप्शन है केरल, बी नंबर है उत्तर प्रदेश, सी नंबर है मिजोरम और डी नंबर है गुजरात। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है। और आपको बता दें, जो कि केरल ऑप्शन दिया हुआ है ये सबसे शिक्षित राज्य है, तो ये आपको तो मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 33, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है? तो महबूब इलाही कहलाने वाला सूफी संत कौन सा है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर है बाबा फरीद, सी नंबर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी नंबर है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो महबूब इलाही कहलाता है शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था?
तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसका आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि गांधी जी को जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये गांधी जी को सौंपा गया था कि इसकी जांच की जाए। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर, यानी कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका सही आंसर है नोमैडलैंड, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है नोमैडलैंड फिल्म को। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर है ए नंबर, यानी कि 2 से 3 दिसंबर 2020 को सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशियाई फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो कि 38वां क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है 131वां, यानी याद रखना है सूचकांक से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। तो मानव विकास सूचकांक कौन प्रदान करता है? तो UNDP मानव विकास सूचकांक निकालता है, और मानव विकास सूचकांक में जो इंडिया की रैंक है वो है 131वीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? ये आपको बतानी है 39 क्वेश्चन में। इसका आंसर होगा 11%, यानी कि 11% इसका लक्ष्य रखा गया है वास्तविक विकास दर का। अगला क्वेश्चन है 40वां, 9 फरवरी 2020 को भारत ने किस देश में लालंदर यानी सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान, जो कि लालंदर जो अफगानिस्तान में है इसको सहतूत बांध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम बतानी है। इसका सही आंसर है ए नंबर, आर्द्रभूमि और जल। आपको याद रखना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आर्द्रभूमि दिवस यानी कि आर्द्रभूमि का एक नाम और है जिसको कहते हैं रामसर स्थल भी कहा जाता है इनको, रामसर स्थल। तो रामसर जो शहर है वो कहाँ स्थित है ये पूछ सकता है, तो ये ईरान में स्थित है। ये भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को शेयर भी कर देना ताकि सभी तक ये पहुंच सके। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग आ चुकी है, जो कि GS का पहला पेपर होना है जूनियर एडेड भर्ती में, उसमें GS और प्लस रीजनिंग भी आनी है। तो यहाँ पर देखिए 11 और 13 31 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 11 का जब हम क्यू कर देंगे तो ये 13 31 हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर 12 का हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 28, यानी कि ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए लिखा हुआ 43वां नंबर क्वेश्चन कि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवले कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु किस रूप में पाला जाएगा? तो पालतू पशु कौन होता है ये आपको पहले याद रखना है। देखिए चूहा पालतू पशु है नहीं, नेवला पालतू पशु नहीं है, शेर भी नहीं है, सांप भी नहीं है, हाथी भी नहीं है। तो पालतू पशु कौन है? कुत्ता। अब कुत्ता को क्या कहा जाता है? नेवला, यानी कि इसका आंसर होगा ए नंबर सही, यानी कि नेवला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटना है आपको। विषम संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर विषम संख्या बता रहा है -2 इसका सही आंसर होगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हाउस को FQSUC लिखा जाए तो CHAIR को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल सही है डी नंबर, अगर जिसने गैस कर लिया हो। कैसे?
यहाँ पर देखिए H से हम F तक जाएंगे तो -2 होगा, और O से Q तक जाएंगे तो +2 होगा। इसी प्रकार U से हम S तक जाएंगे तो -2 होगा, और S से U तक जाएंगे तो +2 होगा। फिर इसी प्रकार -2 होगा E से C तक जाने में। यही पैटर्न आपको C से पहले -2 करना है, H से +2 करना है, A से फिर -2 करना है, I से फिर +2 करना है, और R से फिर -2 कर देना है। तो आपका आ जाएगा C नंबर, बिल्कुल सॉरी आपका होगा D नंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने गलती से बोल दिया, यहाँ पर इसका D नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कमल को याद है कि अगर उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, उसकी माता को याद है उसका जन्मदिन 22 अप्रैल से के बाद है, तो कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है, ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर है D नंबर, यानी कि 23। अब कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कमल का जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले तथा 22 अप्रैल के बाद। कमल को याद है कि हमारा जो जन्मदिन है, सॉरी बर्थ जो है इसकी कमल की, वो 24 अप्रैल से पहले है, और उसकी मम्मी को याद है कि 22 अप्रैल के पहले है। तो देखिए 24 अप्रैल से पहले यानी कि 23 आता है, और 22 अप्रैल के बाद भी 23 आता है, और यहाँ पर जो दोनों संख्याएं कॉमन हो जाएं वो इसका आंसर बिल्कुल राइट होता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि दो संख्याएं कॉमन होने लगती हैं, उसमें आपको सेंस लगाना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, तो ये आपको बताना है। देखिए हम ऐसे लगाएंगे जैसे आज जो भी दिन है, उसके बाद गत परसों यानी कल, और फिर परसों यानी गत परसों, ये आ गया यहाँ पर। तो रविवार कब होगा, अब देखिए अगर यहाँ से हम जोड़ेंगे जो भी आज का दिन होगा, जो भी आज आपका आज दिन हो, उसके बाद पीछे ले जाओ आप 2 दिन, और फिर आप जोड़ कर लाओ तो कब आएगा इसका दिन, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर होगा 47 नंबर का C नंबर, यानी कि कल जो है, आने वाला कल जो होगा वो रविवार होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से 48 नंबर। एक कथन दिया हुआ, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व होता है। विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है। अब निष्कर्ष निकालना है, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, तो यह बिल्कुल सही है कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है कथन, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका B नंबर ही, यानी दूसरा निष्कर्ष ही बिल्कुल सही निकल पा रहा है, क्योंकि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है कथन में। जब तक कहा ना जाए तो आपको निष्कर्ष उसको गलत मानना है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा B नंबर, केवल दूसरा निष्कर्ष सही निकलता है। अब देखिए यहाँ पर 49वां नंबर क्वेश्चन आ गया कारण वाला। कथन निष्कर्ष जो होता है वो थोड़ी अलग टाइप से लगता है, और जो निष्कर्ष और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी अलग दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कथन है, पठन कैवल्य यानी डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ये बिल्कुल सत्य है। कारण दिया है, यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। अब देखिए डिसलेक्सिया यानी पठन विकार का संबंध विटामिन से बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत होगा। ठीक है, आर गलत होगा, तो इसका D नंबर बिल्कुल सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, यानी 50वां क्वेश्चन, 16 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, तो इसका आपका आंसर होगा बहराइच उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगला पार्ट आएगा इसका साइंस और मैथ का, वो देखना भी मत भूलना। थैंक यू।